नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण वीडियो जो हम इसमें केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में समझेंगे। महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में समझने से पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या एक विज्ञान का ही भाग है। केमिस्ट्री एक विज्ञान का ही भाग है, साइंस का ही भाग है। तो देखिए, अगर आप प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। ये होती है सरल भाषा कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। और दूसरा, अगर विज्ञान का देखी जाए तो जो भी आप किसी भी वस्तु का, किसी भी द्रव्य का अगर आप प्रयोग करके देख सकते हैं प्रयोगशाला में, या जो चीज़ की वास्तविकता सच्चाई को जो पहले हो आप अभी भी सिद्ध कर सकते हैं, तो वो होता है आपका विज्ञान। विज्ञान का मतलब ये है कि ये उसके हिसाब से चेंज नहीं होता कि आप 2 लोग के सामने अगर प्रयोग किया तो हो जाएगा और 4 लोग के सामने करोगे तो नहीं होगा, या आपने पहले कर दिया और फिर बाद में करोगे तो सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसा विज्ञान में नहीं होता है। अब देखिए, बात करें हम केमिस्ट्री की, तो आखिर केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री को अगर आप डिफाइन करो, डेफिनेशन दो इसकी, तो देखिए केमिस्ट्री क्या होता है कि आप जब पदार्थों के या फिर अणुओं, परमाणुओं के रासायनिक गुणों, उनके संगठन और वो एक आपस में क्रिया करके जो नया तीसरा पदार्थ बनाते हैं, इन सभी का जब आप अध्ययन करते हो तो वो शाखा कहलाती है आपकी केमिस्ट्री। अणुओं, परमाणुओं का आपका अध्ययन और उनकी रासायनिक संरचना, रासायनिक संगठन और क्या उसके रासायनिक गुण हैं, और दूसरे किसी तत्वों से या यौगिक से क्रिया करके क्या नए यौगिक तत्व बनाएंगे, वो क्या होती है? ऐसी जो विज्ञान होता है वो कहलाती है आपकी केमिस्ट्री। अब देखिए, हम केमिस्ट्री में कुछ टर्मों की बात करें कि इसके यूज किस किस में, केमिस्ट्री के यूज की बात करें तो देखिए कई क्षेत्रों में इसका यूज है। जैसे आप हेल्थ के उसमें देख ली तो विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ बनाई गई हैं वो केमिस्ट्री के आधार पर बनाई गई हैं। जैसे आप एस्पिरिन देख लें, ये क्या है? दर्द निवारक है, तो ये क्या है? आपकी केमिस्ट्री से बनती है। और भी जो आपके हृदयाघात, कैंसर, इनकी जो सबकी दवाएं बनती हैं वो किससे बनती हैं? आपकी इससे केमिस्ट्री से बनती हैं। अब देखिए, एक आपका जैसे प्रशांतक या दर्द प्रशांतक देखें आप, दर्द प्रशांतक, तो देखिए इसमें जैसे आप देखिए एक होता है आपका बारब्यूरेटिक। क्या होता है? बारब्यूरेटिक। इसका उपयोग किया जाता है प्रशांतक के रूप में, इसका यूज किया जाता है। अब देखिए अगला अपन देखें, जीवाणु नाशक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। किसके रूप में? जीवाणु नाशक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे आप फिनॉल का यूज कर लीजिए, किसका यूज कर लीजिए? फिनॉल का। और आप टिंचर आयोडीन का यूज कर लीजिए, तो ये क्या है? आपके जीवाणुनाशी हैं। और भी देख लीजिए, कृषि क्षेत्र में जो जितने प्रकार के रासायनिक खाद उर्वरक का यूज कर रहे हैं वो भी आपके किससे? केमिस्ट्री से तैयार होते हैं। और देखिए आपके जो भी वस्त्र में हैं, तो वस्त्र उद्योग में जो आप डेक्रॉन है, नायलॉन है और टेरिलीन है, ये क्या है? सब मतलब बहुलक हैं और इनके आप किससे? केमिस्ट्री से ही इनको तैयार करते हैं। और देखिए विभिन्न प्रकार के जो आपके ईंधन है, एलपीजी, सीएनजी, ये भी मतलब आपके इसी से तैयार होते हैं। तो अब देखिए, अगर हम देखें कुछ शाखाएं होती हैं। एक होती है पर्यावरण रसायन। क्या होती है? एक पर्यावरण रसायन। तो देखिए पर्यावरण रसायन के अंतर्गत हम देखते हैं कि आपके जो भी वायुमंडल में जैसे आपका है जल है, ध्वनि है और भी जो गैसें हैं, तो इनका आपको प्रदूषण से मुक्त करना है। जो भी आपके जल है और वायु है और आपकी जो ध्वनि है, इनसे मुक्त वातावरण उत्पन्न करना क्या कहलाता है? आपका पर्यावरण रसायन शाखा के अंतर्गत आता है। एक आपका होता है अपराध रसायन। क्या होता है? अपराध रसायन। अपराध रसायन को आपका बोला जाता है फॉरेंसिक साइंस। क्या बोला जाता है? फॉरेंसिक साइंस। और फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है? आपके बाल से, पसीने से, खून से, वीर से, आपके शरीर के कोई भी मतलब सेल्स मिल जाए, कोई भी ऑर्गन मिल जाए, उसके द्वारा आपके ये निर्धारित कर दिया जाएगा कि कोई व्यक्ति ये कौन है। अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, उसकी स्थिति इस अवस्था में नहीं है कि उसको पहचाना जा सके, तो ऐसे उनका भी डीएनए टेस्ट करके और भी जो फॉरेंसिक लैब जांच करके ये बताया जा सकता है कि ये जो शख्स है वो कौन सा व्यक्ति है।
अब देखिए एक शाखा होती है आपकी हरित रसायन। कौन सी शाखा होती है? हरित रसायन। देखिए इसमें विज्ञान जो केमिस्ट्री की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आप ऐसे प्रोडक्ट तैयार करते हो, ऐसे यौगिक तैयार करते हो, ऐसे पदार्थ तैयार करते हो जो आपके लिए लाभदायक हों लेकिन प्रकृति के लिए नुकसानदायक भी ना हो। तो ऐसे मतलब यूजफुल प्रोडक्ट तैयार करना जो प्रकृति को मतलब हानि रहित या प्रदूषण रहित बनाते हैं, वो कहलाते हैं आपके हरित रसायन। अब देखिए हम देखते हैं कुछ इसमें द्रव्य कण की बात करते हैं। कुछ द्रव्य कणों की आप जानते हैं कि परमाणु क्या होता है? केमिस्ट्री में परमाणु क्या होता है? सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। परमाणु क्या होती है? सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और परमाणु को क्या बोला जाता है? अविभाज्य कण बोला जाता है। क्योंकि जब कोई भी अणु आप विभाजित होकर के परमाणु में टूट जाता है और परमाणु के फिर और टुकड़े नहीं होते, तो कुल मिला के जब कोई भी आपका द्रव्य टूटना बंद हो जाए वो क्या होता है? आपका परमाणु। देखिए द्रव्य की जो अगर अब अणु क्या होता है? जब आपके दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिल जाए तो वो क्या हो जाता है? अणु। तो ये क्या हो जाएगा? अणु। अगर एक सिंगल पार्टिकल की बात करें तो वो क्या होता है? परमाणु होता है। देखिए हमारे इसमें परमाणु के बारे में जो 200 ईसा पूर्व पहले से ही बता दिया गया था। 200 पहले ईसा पूर्व पहले ही मतलब इसका जिक्र किया गया है। आपका जो हमारे भारतीय न्याय है, आपका जो वैशेषिक दर्शन है, जो भी वैशेषिक दर्शन है उसमें इसका जिक्र किया गया है कण का। तो भारतीय न्याय या वैशेषिक, इसमें जो न्याय है इसमें क्या, जो वैशेषिक दर्शन है इसमें किसका जिक्र किया गया है? आपके अणुओं का जिक्र किया गया है, कण का जिक्र किया गया है। अब देखिए अगर भारत की बात करें तो सबसे पहले कणाद जो भारतीय वैज्ञानिक थे इन्होंने परमाणुवाद दिया था। क्या दिया था? इन्होंने परमाणुवाद दिया था, अर्थात परमाणु के बारे में सबसे पहले कणाद ने बताया था। और देखिए बात करें, इन्होंने एक वो दिया था, एक नित्यता की व्याख्या की थी। इन्होंने एक तर्क संग्रह दीपिका इन्होंने एक पुस्तक लिखी, तर्क संग्रह दीपिका। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया था कि कोई भी जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो भी सूर्य की रश्मियां हैं, जो भी किरणें हैं, इसके आभास के बारे में इन्होंने बताया हुआ था कि ये किसका रूप है? छोटे छोटे कणों का रूप होती हैं। अब देख लीजिए हमने यहाँ पर पढ़े थे कि रसायन शास्त्र के यूज हमने पढ़े हुए थे। देखिए रसायन शास्त्र के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, जैसे आप देखें परमाणु बम और जैसे देखें हाइड्रोजन बम, ये क्या है? लोगों के विनाश के लिए। और भी देखिए चीज़ें जैसे विस्फोटक हैं, जैसे TNT, क्या है? TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ये भी है। एक होता है RDX, ये भी बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है, RDX। और देखिए जैसे आपका कुछ नशीले पदार्थ होते हैं, LSD, ये क्या है? आपका नशीला पदार्थ। ये कैसा है? नशीला पदार्थ है। और भी देखिए होते हैं, जैसे आपने देखे भूरी शर्करा, ये बहुत ही औद्योगिक रूप से इनका बहुत ही वो होता है, दुरुपयोग होता है। LSD का भूरी शर्करा, ये क्या है? आपके पूरे ये क्या है? नशीले पदार्थ हैं। और देखिए नशीले पदार्थ में एक और आता है, जैसे आपका कोकीन। क्या आता है? कोकीन, ये भी क्या होता है? आपका नशीले पदार्थ होते हैं। अब देख लीजिए बात करते हैं हम कि आखिर ब्रह्मांड बना किससे है? ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? तो चलिए हम ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। देखिए ब्रह्मांड को बताया था कि आइंस्टीन के समीकरण से इसको समझाया जा सकता है कि आइंस्टीन ने बताया था E बराबर mc²। तो उन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड वो उन्होंने बताया था कि बना हुआ द्रव्य से बना हुआ है और साथ में ऊर्जा से बना हुआ। किससे बना है? द्रव्य और ऊर्जा से आपका बना हुआ। यहाँ पर देखिए ये E मीन्स क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, और ये क्या है? आपकी एनर्जी है। और देखिए m क्या है? आपका द्रव्य है, क्या है? आपका द्रव्यमान है। m क्या है? द्रव्यमान है। और c जहाँ पर क्या है? प्रकाश का वेग है। क्या है? c प्रकाश का वेग है।
तो पूरा ब्रह्मांड देखिए किससे मिलकर के बना है, आपका द्रव्य से बना हुआ है और ऊर्जा से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हम आइंस्टीन के समीकरण द्वारा बता सकते हैं। अब देखिए इसमें जो c प्रकाश का वेग है, m द्रव्यमान है और e क्या है, यहाँ पर ऊर्जा है। अब देखिए आगे बात करें, जो रॉबर्ट बॉयल थे, इन्होंने सबसे पहले एक शब्द दिया था तत्व शब्द। तत्व शब्द सबसे पहले किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने कौन सा तत्व शब्द दिया था, तत्व शब्द दिया था। अब देखिए आपको एक जो वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, इन्होंने 1808 में जॉन डाल्टन वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1808 में एक सिद्धांत दिया था द्रव्य की संरचना के लिए। किसके लिए, द्रव्य की संरचना के लिए एक सिद्धांत दिया था। अब इस तरह से देखें हम कि ये बताया उन्होंने कि डाल्टन ने भी बताया था कि परमाणु जो होता है कैसा होता है, सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसको विभाज्य नहीं किया जा सकता है। अब देखिए आखिर बात करते हैं द्रव्य क्या होता है। द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य देखिए वो होता है जिसमें द्रव्यमान होता है और साथ में क्या करता है, वो स्थान घेरता है। तो द्रव्य क्या होता है, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान। देखिए आपको बता दें द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। क्या होता है, द्रव्य और द्रव में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या होता है, द्रव्य। तो द्रव्य देखिए आप इसमें ये क्या करेगा, इसमें द्रव्यमान भी होगा और साथ में क्या करेगा, ये स्थान भी घेरेगा, स्थान भी घेरता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका द्रव्य कहलाता है। अब देखिए द्रव्य देखिए दो प्रकार का होता है। द्रव्य कितने प्रकार का होता है, द्रव्य दो। जैसे एक तो हो जाएगा आपका मिश्रण होगा कोई चीज, या फिर क्या होगा जाएगा, शुद्ध पदार्थ होगा। क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होगा। अब ये देखिए मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, या समांगी होगा या विषमांगी होगा। क्या होगा, एक आपका समांगी होगा और दूसरा कैसा होगा, आपका विषमांगी होगा। अगर देखिए समांगी मिश्रण है तो वो जब दो पदार्थ आपके मिले होते तो उसमें पूरी सांद्रता सबकी समान होगी। जैसे आप देख लीजिए, जैसे आपका शरबत में शक्कर मिली हुई, सॉरी जैसे जल में क्या मिली हुई है, शक्कर मिली है। जल में शक्कर मिलेगी तो ये कैसा होगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि पूरी मतलब कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम, पूरी जगह सांद्रता एक सी हो। जब सांद्रता सब जगह समान हो तो वो क्या होता है, समांगी। और जब सांद्रता सब जगह इनकी कैसी हो, अलग अलग हो, तो वो हो जाएगा विषमांगी। जैसे आप देख लें, शक्कर देख लें और आपका क्या दे लें, मतलब शक्कर और बजरी के कण, अगर इसको आप मिलाओगे तो ये मतलब अलग अलग रहेंगे, इनका कहीं ज़्यादा कहीं संगठन अलग रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असमान या विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। अब देख लीजिए शुद्ध पदार्थ देखिए क्या होते हैं, जो क्या रखते हैं, हमेशा निश्चित संगठन रखते हैं। इनका देखिए निश्चित संगठन नहीं होता, इनका कैसा होता है, निश्चित संगठन होता है। वो क्या कहलाते हैं, आपके शुद्ध पदार्थ। निश्चित संगठन का मतलब ना उनमें कमी हो सकती है और ना ही वृद्धि हो सकती है। अगर ये हुआ तो चेंज हो जाएगा। ये देखिए दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका तत्व और दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। पहला क्या हो गया, तत्व होगा और दूसरा क्या हो गया, यौगिक हो गया। अब देखिए तत्व क्या है, देखिए तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना पदार्थ। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना पदार्थ क्या कहलाएगा, तत्व। जैसे आप देखेंगे लोहा है तो उसमें जितने भी चाहे एक परमाणु का अध्ययन कर लीजिए चाहे हजारों का, उसमें वैसे ही गुण रहेंगे, मतलब प्रत्येक परमाणु के गुण कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। अब देख लीजिए यौगिक क्या है, यौगिक में देखिए क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ कैसे निश्चित अनुपात में मिलकर के, कोई यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थ किस अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात में। मिश्रण में निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, इनका अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसे निश्चित होता है, जैसे आपने देखा जल, क्या देखा आपने, जल। तो जल का अनुपात देखिए क्या होगा, जल हाइड्रोजन एक, ठीक है, तो अब दो हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएंगे। अब देखिए एक ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रम 8, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा द्रव्यमान। तो इनका द्रव्यमान 16 हो गया, तो अब इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:8 आ गया। तो अब आपका फॉर्मूला H2O ही होगा। आप सोचें कि HO2 हो जाएगा, ये जल हो जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका अनुपात कैसा हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है।
तो अनुपात कैसा होता है, यौगिक क्या कहलाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो अनुपात होता है या तत्वों का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक। ठीक है। अब देखिए अगला, आपको अगर देखें तो अवस्थाएं कितनी होती है, आपकी द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, मेन कितनी मानी जाती हैं, 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस होता है। लेकिन जो चौथी अवस्था जो होती है वो कौन सी मानी जाती है, प्लाज्मा। कौन सी मानी जाती है, प्लाज्मा, जो ना ठोस हो और ना द्रव हो। जैसे आप कीचड़ की स्थिति देख ली तो वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। अब देखिए 5वीं जो होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये होती है कि कौन सी अवस्था, 5वीं अवस्था होती है। समझ रहे ना, ये मतलब गैसीय प्रवृत्ति की होती है, इसको BEC बोला जाता है। कौन सी अवस्था, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बोला जाता है। अब देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। उसमें देखिए क्या मिला दी जाती है, कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है। तो मतलब उसमें या तो आप Ag की मिला दीजिए या फिर किसकी मिला दीजिए, Cu की मिला दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 20 कैरेट सोना है तो मतलब उसमें 4 मतलब कैरेट की क्या मिली हुई है, अशुद्धि मिली हुई है। ठीक है। अब देखिए एक और होता है, आप जो मतलब नमक होता है तो आयोडीन युक्त नमक अगर होता है, जैसे ये क्या है, सिंपल नमक है। अगर आयोडीन युक्त नमक होगा तो उसमें थोड़ी मात्रा किसकी होगी, Na की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी, उसमें Na की मात्रा होगी। तो ये कौन सा नमक हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और होती है कि जैसे आप देखें बारूद, कुछ विस्फोटक पदार्थ देखिए, जैसे बारूद क्या है, विस्फोटक पदार्थ। चारकोल क्या है, विस्फोटक। तो देखिए जैसे बारूद की आप बात करें, ठीक है ना, तो देखिए बारूद देखिए क्या है कि जैसे आप बारूद किससे मिलकर के बना है, तो देखिए बना हुआ है चारकोल। किससे बना है, चारकोल से। और पोटेशियम नाइट्रेट से किससे बना है, पोटेशियम नाइट्रेट से। ठीक है, ये क्या बना है, NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट से। ठीक है, तो ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट से हो गया। और देखिए इसमें क्या होता है, सल्फर का भी मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, सल्फर का मिश्रण होता है। तो बारूद किस किस का होता है, चारकोल का, पोटेशियम नाइट्रेट का होता है और सल्फर का मिश्रण होता है। अब देखिए हम कुछ और टर्म की बात करते हैं, कुछ नियमों की बात करते हैं। जैसे आपके रासायनिक संयोग के नियम हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से नियम, रासायनिक संयोग के नियम। चलिए रासायनिक संयोग के नियम देखते हैं हम। रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। इसमें देखिए जैसे हमने प्रथम दिया कि द्रव्य की अविनाशता का नियम, द्रव्य की अविनाशता का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ये हो गया द्रव्य की अविनाशता का नियम। ठीक है, तो देखिए द्रव्य की अविनाशता का नियम किसने दिया था, ये कब दिया गया था, 1756 में दिया गया था। कब दिया गया था, डेट याद रखिए, 1756 में दिया गया था। और किसने दिया था, लोमोनोसोव ने। किसने दिया था, लोमोनोसोव ने इसको दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में कि किसने कौन से संयोग के नियम दिए, तो किसने दिया था, लोमोनोसोव ने इसको दिया था। बाद में लेवाजिए थे जिसने इसकी पुष्टि भी की थी। किसने, लेवाजिए। लेवाजिए को क्या, केमिस्ट्री का पिता बोला जाता है। इसने इसकी क्या की थी, बाद में पुष्टि की थी। तो लेवासिए को केमिस्ट्री का पिता माना जाता है। तो इन्होंने देखिए ये कहा था कि जब भी मतलब क्या होता है, कोई भी जो द्रव्यमान है वो ना तो कभी नष्ट होता है और ना ही क्या होता है, कभी मतलब उसकी मात्रा बढ़ती है, ना ही कभी कमती है। अब बस वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने एक प्रयोग करके बताया। उन्होंने क्या किया, एक मतलब फ्लास्क में उन्होंने क्या लिया, बजरी को भर दिया, उसमें क्या डाल दिया, फास्फोरस डाल दिया। अब उन्होंने उसको उस पर रखा, गर्म करने के लिए रखा जब उसको, तो फिर देखते हैं कि वो फास्फोरस की प्रकृति क्या होती है, वो मतलब गर्म करो तो सीधे ठोस से गैस में चेंज हो जाती है। तो जब वो गर्म करते हैं उसको बंद कर देते हैं उसके ढक्कन को, ताकि वो गैस बाहर ना निकले, तो वो ठोस से किस में चेंज हो जाता है, जो फास्फोरस गैस में चेंज हो जाता है।
और जब उसको फिर से तौलते हैं तो उसकी मात्रा कैसी निकलती है, सेम की सेम निकलती है। तो ये वो देखते हैं कि कोई भी देखिए अभिक्रिया है जिसमें जो भी जितने अभिकारक भाग लेते हैं उनका जितना द्रव्यमान होता है तो अंत में जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसमें भी उतना ही द्रव्यमान होता है। तो ये क्या होता है कि आपके द्रव्य के संरक्षण नियम, मतलब कि द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। अब देखिए एक और हम देखते हैं नियम, एक होता है स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम? स्थिर अनुपात का नियम। यह है आपका स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ये देखिए नियम ये कहता है कि जब आप दो या दो से अधिक तत्वों को जब आप मिलाओगे तो वो मतलब जब भी मतलब मिलेंगे तो उनका जो अनुपात कैसा होगा, सदैव निश्चित होगा। मतलब वो दो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी जाकर के कोई यौगिक का निर्माण होगा, नहीं तो यौगिक का निर्माण नहीं होगा। तो कोई भी आप यौगिक किसी भी विधि से बनाइए उनका कुल मिला के तत्वों का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है। देखिए ये जो दिया था सबसे पहले किसने दिया था, लुई प्राउस्ट ने। किसने दिया था? लुईस प्राउस्ट ने इस नियम को दिया था। याद वैज्ञानिक की याद नाम जरूर रखें कि कौन नियम किसने दिया था। वो लोमोनोसोव ने दिया था। ये स्थिर किसने दिया था? लुईस प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। कब दिया था? 1799 में दिया हुआ था। इन्होंने उदाहरण बताया कि जैसे उन्होंने कहा जल का उदाहरण दिया। जल का उदाहरण दिया उन्होंने कहा कि चाहे वर्षा का जल प्राप्त करो, चाहे कुएं का जल लो, चाहे आप मतलब किसी भी विधि का से जल लो, चाहे प्रयोगशाला में जल का फॉर्मेशन करो, उनका अनुपात कैसा रहेगा, जल का अनुपात कैसा रहेगा, 1:8 ही रहेगा। समझ रहे ना? जल का अनुपात 1:8 ही रहेगा। इसी तरह से उन्होंने CO2 का भी बताया कि जब आप CO2 को चाहे किसी भी विधि से प्राप्त करो, चाहे कार्बन को वायु में जला के प्राप्त कर लो, चाहे आप सोडियम कार्बोनेट पर HCl की क्रिया करा दो, ठीक है, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दो, इसका अनुपात हमेशा 12:32 ही होगा। क्या होगा? 12:32। वो अनुपात देखो वैसे ही निकलते जैसे कार्बन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6, तो द्रव्यमान कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, तो एक परमाणु क्रमांक द्रव्यमान कितना हो गया? 16, और 2 है तो कितना हो गया? 32 हो गया। तो 12:32, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लगभग दुगना होता है चीजें, ठीक है ना। अब देखिए अगला हम देखें गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम देखें हम? गुणित अनुपात का नियम। तो देखिए गुणित अनुपात के नियम की बात करते हैं। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात जिस तरह से देखिए बोल रहा है कि जिसमें देखिए जब भी दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो उनका अनुपात हमेशा कैसा रहता है? सरल रहता है। देखिए इस नियम को किसने दिया था? 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने इस नियम को दिया था। उन्होंने देखिए इसके एग्जाम्पल बताए, जैसे उन्होंने कहा कि N2O, क्या बताया? N2O। फिर उन्होंने बताया कि NO, क्या बताया? NO। इसके देखिए आपको इसमें किस तरह से अनुपात है, जैसे N2O3 ये। अब देखिए इसका कितना हो गया? 14 हो गया। इसका क्या हो गया? 14 हो गया। और इसका कितना हो गया? 7 दूना कितना होता है? 14 होता है कि नहीं? वो इसका कितना हो जाएगा? 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? नहीं, इसका 14 दूनी 28 हो जाएगा कि नहीं? 2 है। और यहाँ कितना हो गया? 1 का 14, तो इसका कितना हो जाएगा? 16। इसका कितना हो गया? 14 दूना 28 हो गया, 16 32 16 48 हो गया। तो ये देखिए इसमें अनुपात कैसे आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल एक पहाड़े में आ रहे हैं। देखिए 14 14 28 आ रहे हैं कि नहीं? 16 32 43 है, तो 3 में तो मतलब एक गुणा करोगे तो आप पूरे पहाड़े में ही आएंगे। तो मतलब कैसे रहे? एक गुणा में रहती है इनकी संख्या। जब भी दो मतलब तत्व आपस में संयोग करते हैं तो उनकी जो संख्या कैसी होती है? गुणा में। देखिए आप पूरे गुणा वाले उसमें आएंगे, ठीक है। आप और भी देखें, जैसे N2O5 भी देख लें, N2O5 भी देख लें, तो इसमें भी देखिए कितने आ जाएगी? इसकी 28 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं? हो जाएगी ये। और ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगी। तो ये भी देख लीजिए आपका 16 के पहाड़े में आएगा। और ये आप देख लीजिए 28 14 वाले पहाड़े में आएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है? आपका गुणित अनुपात का नियम हो जाता है। अगला देखिए, अगला है गैल-लुसेक का गैसीय संयोजन नियम। किसका? गैल-लुसेक का गैसीय संयोजन नियम। यह है आपका गैल-लुसेक का गैसीय संयोजन नियम। गैसीय संयोजन नियम, गैसीय संयोजन नियम।
तो इसमें में देखिए, इसमें उन्होंने ये बोला था, अगर किसी भी गैस के अगर ताप और दाब कैसे हो, समान हो, कैसे हो, टी और पी कैसे हो, बराबर हो, किसी भी गैस के अगर टी और पी कैसे हो, समान हो, समझ रहे, तो जब भी मतलब वो आपस में मिलेंगी, परस्पर संयोग करेंगी, तो उनका अनुपात कैसा रहेगा, सरल अनुपात रहेगा। जैसे आप देखें H2 और Cl2, इनके जो आपका अगर ये अनुपात में आपकी मिलेंगी, जैसे इसका एक अनुपात है, इसका एक अनुपात है, तो ये आपके ये क्या बना लेंगे 2HCl, तो इसका अनुपात भी क्या रहेगा 2। तो देखिए आप एक और इसका अनुपात कैसा है, सरल अनुपात में है ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका गैर-लौकिक का संयोजन का नियम। अब देखिए एक और नियम है आपका, उस नियम का नाम है आपका आवोगाद्रो का नियम। क्या है आपका आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम। देखिए ये नियम ये कहता है कि अगर आपने कोई भी गैसें ली हैं, अगर उसके ताप व दाब समान है, टी और पी कैसे हैं, समान हैं, तो आप जैसे मान लीजिए ये दो पात्र ले लिए आपने, एक पात्र ये ले लिया और एक पात्र ये ले लिया, इसमें आपने N2 लिया, इसमें आपने O2 लिया, ठीक है, आपने मात्रा मान लीजिए इसकी भी 1 लीटर ली और इसकी भी 1 लीटर ली, तो आपके इसमें मान लीजिए आपके 100 अणु होंगे, तो इसमें भी मतलब 1 लीटर में कितने अणु होंगे 100। अगर इसमें 200 होंगे तो इसमें भी कितने होंगे 200 होंगे। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर ताप और दाब समान होंगे किसी भी गैस के, तो उसके समान आयतन में अणुओं की संख्या कैसी होगी, समान होगी। ये दिया था आवोगाद्रो ने। अब देखिए थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लीजिए आप। एक बात करते हैं हम जॉर्ज लुई गै-लुसैक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए गै-लुसैक ने सबसे पहले देखिए बोरिक अम्ल से बोरान प्राप्त किया था। गै-लुसैक ने बोरिक अम्ल से बोरान प्राप्त किया हुआ था और इन्होंने ये बताया था कि अम्ल में ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी अम्ल में ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा देखिए उन्होंने लकड़ी और बोरेक्स से मतलब क्या बनाया था, ना जलने वाली लकड़ी का निर्माण किया था। बोरेक्स से और लकड़ी से, जो ठोस लकड़ी है उससे ना जलने वाली लकड़ी बनाई थी। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट किसके बारे में, एंटनी जो लेवाजिए हैं, लॉरेंट लेवाजिए, जिन्हें केमिस्ट्री का पिता बोला जाता है, आपको बताया इन्होंने द्रव्य की अविनाशिता का नियम इन्होंने बताया था। किसने, इन्होंने लेवाजिए ने। और इन्होंने देखिए ऑक्सीजन की भी खोज की थी और नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका जो रासायनिक संगठन भी निर्धारित किसने किया था, लेवाजिए ने किया था। आपको बताया इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बनाई थी और इन्होंने गैस मापी का आविष्कार भी किया था। लेकिन इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था फर्मे जनरल। क्या नाम था, फर्मे जनरल, जो क्या कहती थी, मतलब तंबाकू हुआ, लवण हुआ, इन पर क्या लेती, आयात शुल्क लेती थी। तो इस वजह से देखिए इसका सदस्य होने के कारण ये क्या थे, नशीले थे पदार्थ। तो इस वजह से फ्रांसीसी क्रांति के समय इनको क्या देशद्रोही मतलब आरोपित कर दिया था, घोषित कर दिया था और इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इस तरह से ये था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कॉन्सेप्ट क्लियर आए हों तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे देखते रहिए। जय हिंद।